नाजरीन, मैं अलिशमा मुनीर गहरी बात के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के दौर में जंग हथियार से नहीं बल्कि मईशत से लड़ी जा रही है, जिसका अहम मरकज इंडो पैसिफिक ओशन है, जहां एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका है। तज्जियाकार कहते हैं जो इस हिस्से पर कब्जा कर लेगा, जो इस हिस्से पर अपना कदम जमा लेगा, वो आने वाले 100 साल में राज करेगा। आज हमारा जिस मौजू पे हम बहस करने जा रहे हैं वो है इंडो पैसिफिक ओशन, और इस पर हमें तैयब अली जो कि साबिक नेवल चीफ बतौर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनने हमें ज्वाइन किया, और साथ में हाशिर अब्दुल्ला जो कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने हमें ज्वाइन किया, और मोहतरमा बिस्मा आसिम जो कि थिंक टैंक एनालिस्ट है, उनने हमें ज्वाइन किया है। तो जैसे कि इंडो पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ी तिजारत का हामिल है, 80% जो तजारत है वो इंडो पैसिफिक ओशन से होती है। तो ये मेरा पहला सवाल आपसे है कि इंडो पैसिफिक ओशन की जो अहमियत है वो क्या है, जो कि फ़ैई लिहाज से भी बताएं आप और हमें आबादियात के लिहाज से भी हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी टर्म की, इंडो पैसिफिक टर्म इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई थी जी? 2007 में इंडिया के एक्स नेवी ने एक आर्टिकल में इस टर्म को मेंशन किया था। उन्होंने अर्ज किया था कि अगर इंडिया ने इंडो पैसिफिक में आके अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो इंडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जैसे कि आपने अर्ज किया था कि अगर कोई मुल्क अगर कोई कदम जमा लेगा इस खित्ते में तो अगले 100 साल तक हुकूमत करेगा। वो कैसे करेगा? सवाल तो ये कैसे करेगा। देखें, पूरी दुनिया की 4.3 बिलियन पॉपुलेशन जो कि 60% तक बन रही है वो इस खित्ते में पाई जाती है। आपकी दुनिया में सबसे बड़ी जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो इस खित्ते में पाई जाती है। सबसे बड़ी मार्केट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इस खित्ते में पाई जाती है। 60% पूरी दुनिया का ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका इस खित्ते में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लें तो देखें, 10 लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी में से जो नंबर 7 है, 7 जो है वो इस खित्ते में पाई जाती है, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। 10 बिजिएस्ट सी पोर्ट्स जो हैं वो इस खित्ते में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अब फैक्ट्स की बात कर लीजिए, देखें अमेरिका ने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी इस खित्ते में शिफ्ट की है, कोई तो वजह होगी। अमेरिका ने अपने 60% नेवी को इस खित्ते में शिफ्ट किया। देखें, जब नेवी की बात आती है ना तो देखिए अमेरिका जो है अपनी आर्मी में सबसे ज्यादा रिलाई नेवी पे करता है। अगर 60% नेवी उसने इंडो पैसिफिक रीजन पे डिप्लॉय कर दी है, उसके पीछे कोई तो वजह होगी, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी इस खित्ते की। 60% नेवी उसने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है। आगे अगर हम फैक्ट की बात करें, देखें दुनिया जो है यूनिपोलर से मल्टीपोलर पे शिफ्ट हो रही है। अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसको टक्कर देने वाला चाइना अब बराबरी पे आ चुका है। अगर चाइना ने जितने वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और जितने भी उसके बाकी माहौल चल रहे हैं, अगर उसने काम मुकम्मल कर लिया तो उसको टक्कर दे सकता है। अमेरिका भी यहाँ पे क्या कर रहा है? अमेरिका ने 2017 में एक ट्रम्प की स्टेटमेंट आई थी कि हमारा अगला मकसद जो है वो उस खित्ते पे कदम जमाना है। आगे बढ़ गया, मैं एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए अल्टीमेटली जो उनका जो अमेरिका को सबसे बड़ा एम है ना, वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उस एरिया में होनी चाहिए। वो होगी तभी उनको जो ट्रेड है उनका चलेगा। जैसे इनने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की तैयब ने, आप मुझे बताएं, हाशिर आपका अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को देख के आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का इसमें क्या तनाज़ुर है, क्या इसमें रोल है? जी देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह से करूँगा कि पाकिस्तान पिछली दो डिकेड्स के बाद से, जब से ये 9/11 का मामला हुआ, उसके बाद से काफ़ी स्ट्रगल करके अपनी इंटरनल वॉर्स, एक्सटर्नल वॉर्स और अफ़गान के अंदर जितना भी उसने मामला किए उसको निकल के काफ़ी आगे तक आ चुका है। अलबत्ता हम उस चीज़ को उतना अच्छे से कवर नहीं कर सके। हमारे पास एक दौर आया था जब पीपल पार्टी ने एक अच्छे से एक बुनियाद रखी एक चीज़ की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको कंप्लीट नहीं कर सके। उसके बाद जो हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई, हमने बहुत कोशिश की कि हम जो है अपना जो हमारा इंडो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर एक अच्छे से तर्जुमानी कर सकें, उसमें ट्रेड कर सकें। लेकिन हमारी इतनी अच्छी ट्रेड नहीं रही किसी के साथ भी। हमारी कुल मिला के जो ट्रेड है पिछली हुकूमत की, अभी जो करंट हुकूमत है इसकी देख लें तो कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं है, 6 बिलियन तक मुश्किल से जाके जो है ना लगती है। इसके अलावा हम अगर अपने जो अपने हमसाय ममालिक हैं उनके साथ भी कोई अच्छी जो है हम उनसे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब नहीं रहे। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ मसला है, चाइना के अलावा हमारा इंडिया के साथ भी मसला है, ईरान के साथ भी हमारा तनाज़ुर रहता है। इसके अलावा हमारे जो मामलात हैं हमारे सी पैक के जो अब बनने जा रहे हैं, इससे हमें वैसे तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन यूएई इसको लेकर बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि उनका जो वहाँ पर एक रास्ता है हरमस का, वो बड़ा इससे डिस्टर्ब होगा। हमारे यहाँ का ट्रेड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और इससे उनको जो है ये पसंद नहीं आ रहा है। अलबत्ता चाइना इसमें काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, और जो बाकी ये सारे रास्ते हैं जो उनको हमें देखना चाहिए कि हम उनको कितने अच्छे से कवर कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स के लिए।
जी, जैसे हाशिर ने बात की स्ट्रेट के बारे में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट्स और चौक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिस्मा, आपका क्या इसमें राय है कि क्या है चौक पॉइंट्स और स्ट्रेट्स, इनका क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाशिर की बात से बिल्कुल मुत्तफिक करती हूँ। इसका कहना बिल्कुल ठीक है कि इंडो पैसिफिक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस खित्ते का जी। और असल में इंडो पैसिफिक के अंदर जो तजारत की जा रही है उसमें 80% तक जो तजारत है वो इन 3 चौक पॉइंट से होकर गुजरी है, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला चौक पॉइंट आता है स्ट्रेट ऑफ मलाका। अब बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। यहाँ से असल में जो चाइना है वो इस स्ट्रेट को यूज़ कर रहा है इंडियन सी के अंदर एंटर होने के लिए। उसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेट आ जाती है। स्ट्रेट जो है दूसरी वो है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो कि यमन और जो कि ईरान और ओमान के दरमियान आती है। ठीक है, यहाँ पर यूएई की काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स हैं और इधर से हमें 30% तक जो ऑयल है वो ट्रेड किया जाता है। हमारे पास तीसरी स्ट्रेट आती है, वो है हमारी स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदिर, जो कि यमन और जबूती अफ्रीका की लिए ट्रेड यहाँ पर होती है। यहाँ से यूएस है, ब्राज़ील है और यूरोप है, उनकी सारी की सारी ट्रेड जो है वो यहाँ से ही होकर जा रही है। इसके अलावा अगर हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो वो अफ्रीका रेड सी के ऊपर से एक रास्ता है जो जिसके ज़रिए ट्रेड की जा सकती है, लेकिन वो जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक है। वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वहाँ पर लुटेरों का राज है, लेकिन उसके लिए भी एंटी टेररिस्ट फोर्सेस बनाई गई हैं जो कि इस चीज़ को कॉप अप कर सकती हैं। जी, जैसे कि हमने बात की, हमने तबसरा किया इंडो पैसिफिक ओशन की अहमियत पर, उसके चौक पॉइंट्स पे, उसके स्ट्रेट्स पे। अब जो एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाएगी आगे, हम उसकी जो चौक पॉइंट्स है उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तैयब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का हमारा मौजू था जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे वो इंडो पैसिफिक ओशन था। जैसे कि बिस्मा ने अपनी बात का इख्तिताम किया कि लुटेरों से बचाने के लिए एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाई गई। चौक पॉइंट्स की सिक्योरिटी पे हम बात करेंगे। अब तैयब, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर कोई चौक पॉइंट्स पे कोई चौक पॉइंट ब्लॉक हो जाती है तो हमें इसके क्या नुकसान, किन ममालिक को क्या नुकसान देखने पड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक चौक की ब्लॉकिंग की बात है, इनमें सबसे ज्यादा अहमियत कहाँ मिल रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। क्योंकि इंडिया की और चाइना की 80% इंपोर्ट इस चौक से होकर गुजरती है। तो अगर एक चौक ही ब्लॉक हो जाता है तो आप सोचें कि इंडिया और चाइना की इकोनॉमी किस तरह तबाह होगी। अब आगे मजीद बात कर लेते हैं। देखिए, 19 मिलियन बैरल ऑयल पर डे उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो अलग एक मौजू है। अब मजीद आगे हम बात लेकर चलते हैं। देखिए, ईरान ने पहले ही धमकी दी हुई है कि हम उस जो चौक है उसको ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया ने जो अमेरिका है उसने फ्रेश लेयर ऑफ सैंक्शन लगाया था ईरान पे। फ्रेश सैंक्शन का मतलब होता है कि उनके ट्रेड को बैन कर दिया था। उसके रद्द-ए-अमल पे जो है ईरान ने एक धमकी दे दी कि हम उससे स्टेट को ब्लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ मलाका की साइड पे। 16 मिलियन बैरल ऑयल पर डे वहां से गुजरता है। अब आपको पता है कि ये लोकेटेड है, बिस्मा ने पहले अर्ज किया था कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान। ये बहुत नैरो सी एक जगह है, लेकिन ये नैरो जगह की अहमियत इतनी है कि ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। अगर ये स्टेट ऑफ अगर मलाका ब्लॉक होता है तो आप सोचेंगे कितना एक बैरियर एक क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, 30% जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी, 30% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो इस स्टेट ऑफ मलाका से होकर गुजरता है। तो अगर ये ब्लॉक होता है तो चाइना तो खैर छोड़ दें, दुनिया की इकोनॉमी में कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस स्टेट के ब्लॉक होने से भी। आगे बढ़ेंगे। देखिए, बाबुल मंदिर की अगर बात करें, ये जो स्ट्रेट है ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ अमेरिका के लिए। 4.8 मिलियन बैरल पर डे यहाँ से क्रॉस करता है। लेकिन अगर ये ब्लॉक होता है तो इसका चाइना के पास ऑल्टरनेट है, वो क्या है? केप ऑफ गुड होप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चाइना को, अमेरिका को वो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, जहाँ पे इनको ये जो बाबुल मंदिर वाला रास्ता 3 दिन में पड़ता है वो इनको 12 से 14 दिन में पड़ेगा, और इकोनॉमी का जो मार्जिन है वो अलग से आएगा। तो ये अहमियत का बहुत हामिल है। देखिए, अब इस सबका ऑल्टरनेट चाइना ने क्या देखा? देखिए, चाइना ने बहुत चालाकी से इसको टैकल किया। चाइना ने इंट्रोड्यूस करा दिया आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव। उनका एक गोल है कि 1 बेल्ट 1 रोड। उन्होंने जिसमें सीपैक भी शामिल है, जिसमें बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं आपके मिडिल ईस्ट में, आपके यूरोप में। चाइना कह रहे हैं कि अगर ये स्टेट ब्लॉक होते भी हैं तो वो बाय रोड अपनी जो है तिजारत कंटिन्यू रखेगा, अपने ट्रेड कंटिन्यू रखेगा। अब देखिए, सिर्फ सीपैक की अगर हम बात कर लेना तो जो डिस्टेंस चाइना को 13,000 किलोमीटर में पड़ता था, सीपैक के बाद उनको 2,500 किलोमीटर में पड़ा है। तो सीपैक की अहमियत आप यहाँ से अंदाजा लगा सकती हैं। जी बिल्कुल सही। अब मेरा सवाल आपसे है हाशिर कि ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात की कि चाइना बिल्कुल अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है कि अगर कोई मसला हो भी जाता है, अगर कोई मसला लाहक हो भी जाता है तो उनके पास इस चीज़ का हल है।
तो इसी बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अमेरिका क्या इल्जामात लगा रही है इस हवाले से चाइना पर? देखें जी, हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ और चाइना के साथ बड़े अच्छे चल रहे हैं। चाइना के जो है हमारे साथ बहुत जो हमारे इंटरनेशनल मसले मसाइल होते हैं हमेशा उसने हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़ा रहा है, और कभी ऐसा हमें नहीं हुआ कि हमें लगे कि हमारे जो एक बैकबोन हमें जो मिल रही है सपोर्ट है वो ना मिल रही हो, क्योंकि चाइना ने किसी भी मामलात हो, चाहे वो इंडिया से कशीदगी हो या कोई भी बैनुल अक़वामी मामला हो, वहाँ पे साथ दिया हमारा। दूसरी तरफ हमारा अमेरिका से जो है वो बहुत एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है जो हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो हमारा इन दोनों के साथ कोशिश ये है कि इनके आपस में जो है मामला दुरुस्त रहें। इसके हवाले से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इसी चीज़ को प्रमोट करती है कि इनके जो मामलात हैं वो आपस में ठीक रहें, ये किसी बात को लेकर ये आपस में किसी भी मामले में ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ में ना आए। और इसी को लेकर हम लोग बीजिंग और जो वाशिंगटन में ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब बिस्मा इनने बात की कि अमेरिका क्या इल्ज़ामात लगा रहा है चाइना पर। जैसे कि सब जानते हैं कि चाइना ने अपनी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी तैयार करके रखी हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने कोई डेथ ट्रैप बना के रखा हुआ है? कोई पाकिस्तान इस डेथ ट्रैप में कहीं फंसा नहीं हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पास डेब्ट ट्रैप है वो है ही चाइना की पॉलिसी। वो चाइना उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने लगा हुआ है। अब इसी तरह के वो बाकी ममालिकों को लोन दे देता है, लेकिन जब वो उस लोन को एक मुकर्रर वक्त के ऊपर नहीं दे पाते तो वो अपनी तरफ से एक डील सामने रख देता है, और उस डील की सूरत में वो कहता है कि ठीक है, आपका इतना कर्जा जो है वो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले आपके ममालिक के अंदर एक पोर्ट चाहिए। वो पोर्ट पे वो कब्जा कर लेता है। इसी तरह इसकी एक अगर हम मिसाल लें तो श्रीलंका ने चाइना का 1.12 बिलियन डॉलर्स देने थे। 2017 की बात है ये, जो कि वो नहीं दे सका अपने एग्रीमेंट के मुताबिक। तो चाइना ने श्रीलंका के लिए ये एक डील रख दी कि ठीक है, आप मत दें, अभी आप नहीं दे सकते, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इसके बदले आपकी हरबन टूटा पोर्ट चाहिए जिसके ऊपर मैं 99 साल वहाँ पर कब्जा करके रखूँगा। ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान जो है वो भी इस चीज़ का शिकार हो सकता है। इमरान खान साहब का कहना है कि जो पाकिस्तान है इसकी जो किस्मत है वो चाइना के हाथ में। कई हद तक अगर देखा जाए तो ठीक है उनका ये कहना, क्योंकि चाइना बहुत पाकिस्तान के साथ इंटरलिंक्ड है इस वक्त, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक इस तरह से ये चीज़ को रखना चाहिए। पाकिस्तान के साथ चाहिए कि और भी ममालिक के उसी तरह से रिलेशंस हो जैसे कि चाइना के साथ हैं उसके। पाकिस्तान इस वक्त 46 बिलियन लोन के नीचे चाइना के दब चुका हुआ है, जो कि चाइना उसको एज अ इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान को देता है, लेकिन असल में वो लोन है जिसके नीचे वो दबी जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो लगता है इवन सबको इस पॉइंट पे ये लगेगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान भी एक दिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा बन सकता है, वो भी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में आ सकता है। आपके जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की आप जो बात कर रही हैं, आप क्या उसकी वजाहत कर सकती हैं? देखें, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो असल में है ना, वो चाइना की तरफ से पर्ल्स को आप तशबीह दे दें पोर्ट्स के साथ। तो जो पर्ल्स है ना वो असल में पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट्स हैं जहाँ पे चाइना ने अपना कर्जा दिया हुआ था और वो लोग नहीं अदा कर सके, तो वहाँ पे जो चाइना ने अपने पोर्ट्स वहाँ पे कब्जा कर लिया गया, उनके पोर्ट्स के ऊपर अपना नाम दे दिया गया, तो वो एक पूरी स्ट्रिंग बनाई जा रहा है पर्ल्स की। तो अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान भी उसे एक पर्ल का हिस्सा हो जाएगा। जी ठीक। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि यहाँ पर बिस्मा ने कहा कि पाकिस्तान जितने डेप्थ में आ चुका है तो वो इस डेप्थ से नहीं निकल सकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है वो इस डेप्थ से नहीं निकल सकता जो चाइना के डेप्थ में वो फंसा हुआ है? देखिए, मेरी ज़ाती राय इस बारे में ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा चालाकी से काम लेना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करके, प्रोडक्शन क्रिएट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके मेरी ज़ाती राय ये है कि 1 से 2 साल के अंदर इसका कर्जा उतारा जा सकता है। जैसे कि हमने इन सब की बात जानी और तैयब की आखिर में हमने राय जानी, 1 साल के अंदर क्या पाकिस्तान इस काबिल बन सकेगा कि वो अपना कर्ज उतार सके? हम इस पर मज़ीद बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले हम चाइना की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे और तैयब ने हमें बताया कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान अगर चाहे तो अपना कर्जा उतार सकता है। अब इंडो पैसिफिक के इन सारे मामलात में जहां एक तरफ इंडिया और अमेरिका है तो दूसरी तरफ चाइना है, ये सब बड़ी टसल में है, तो इस सब में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचती है? हम इस बारे में राय जानेंगे हाशिर की।
जी देखें लिशबा, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो आप कह रहे हैं कि कर्ज़ा 1 साल में उतार लें तो इस मामले से बच सकते हैं, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि हम वो 1 साल में कर्ज़ा उतार सकेंगे? क्या हमारे ताल्लुकात ट्रेडिंग के हवाले से इतने अच्छे हैं कि हम वो सब कुछ कर सकेंगे? मौजूदा हुकूमत ने हमारे जो ट्रेडिंग के रास्ते थे इंडिया के साथ उनको इतना लिमिटेड कर दिया है। जहाँ हम पहले वहाँ से अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे उनके साथ कारोबारी हवाले से, हम उनके साथ ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं। इतनी कम हो गई है कि वो ना काउंट नहीं हो सकती अब वो। और उसके अलावा हम लोग जो है अपनी प्रोडक्शन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे पास ये बहुत एक अच्छी चीज़ आ रही है। अगर CPEC को देखा जाए, ना सिर्फ हमें ये ट्रेडिंग रूट्स प्रोवाइड कर रही है बल्कि दुनिया को मौका मिलेगा कि वो जो चीज़ चाइना से ख़रीद रही है वो उसके अलावा पाकिस्तान से भी ख़रीद सके। हम प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, या आप अगर देखें तो कतर की प्रोडक्शन अपनी नहीं है खाने पीने के हवाले से। आप देखें तो इर्द गिर्द में हमारे जो ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान को हम जो है ट्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा UAE तक हमारी ट्रेड जा सकती है, ईरान को हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो है प्रोडक्शन अपनी करके। लेकिन अभी तक की जो हुकूमत है उसने ना सिर्फ उस चीज़ को स्लो किया बल्कि अपनी पॉलिसीज़ को भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके कि हम अभी तक जो अपने हमसाया ममालिक हैं उनको ठीक कर सकें। आप जानते हैं इंडिया और ईरान का जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हुए हैं, तो अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने क्यों नहीं उनके साथ ताल्लुकात ठीक किए और उसको अपनी तरफ करने की कोशिश की? उसकी बजाय चाइना ने डायरेक्ट अफगानिस्तान से होते हुए वहाँ का रूट निकाल लिया है और वो वहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हमें उनके साथ करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम जो है उससे एक अच्छे से ताल्लुकात कायम नहीं कर सके। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे CPEC के हवाले से, अगर हम बलूचिस्तान में सिर्फ रेंट के पैसे कमाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ये आप भूल जाएं कि अगले 1 साल तो क्या 100 साल में भी हम पैसे नहीं पूरे कर सकेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पर वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे वेस्ट में बैठे हैं ट्रेड करने वाले, उनको वेयर हाउस रेंट पे देते हैं, उनको यहाँ पर काम करने का मौका देते हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर लाते हैं, तो उससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इमरान खान इसमें भी नाकाम रहे हैं। अलबत्ता हम इस सब को ठीक करने के लिए अगर अपनी कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें, जैसे हमारे दौर में थी, हम लोगों ने हर किसी से बना के रखी थी। इवन हम जो हमारे समिट्स हैं जो हो रहे हैं अभी नवंबर में रिसेंटली हुए हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो इमरान खान अभी तक नाकाम रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब हुकूमत कुछ इस पर गौर फिक्र करे और अपने मुल्क को जो है ना बेहतरी की तरफ लेकर जाए, वरना ये लगता नहीं है कि 1 साल क्या 100 साल में भी कर्जा उतार सकेंगे। जी हमने हाशिर आपकी राय जान ली। आपने जो कहा है कि इनको पॉलिसीज को बेहतर इम्प्रूव करना चाहिए और इन रिलेशंस को बेहतर करना चाहिए और उनको गौर फिक्र करनी चाहिए इस मामलात में, तो इसी मामलात के साथ साथ मिसबा मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका और चाइना के साथ हैं, उस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखें, जो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका और चाइना के साथ है ना, वो पाकिस्तान ख़राब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वहाँ से पाकिस्तान को ट्रेड हासिल हो रही है। चाइना ममालिक ऐसे ममालिक है जहाँ से पाकिस्तान ट्रेड हासिल कर रहा है, और जो अमेरिका है वहाँ से उसको असला वगैरह हर चीज़ हासिल हो रही है। अगर उसने गलती से भी दोनों में से किसी एक ममालिक के साथ हल्का सा भी कोई अपना ग्रज या कोई इशू या ऐसी कोई भी चीज़ उसने कर दी, तो वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि एक तरफ से ट्रेड की बात है तो दूसरी तरफ से असले की बात है, दोनों तरफ से पाकिस्तान ये 2 हाथियों के दरमियान पिस कर रह जाएगा। सो इस मामले के अंदर पाकिस्तान को बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, अपनी बिल्कुल एक अच्छी पॉलिसी बनाकर चलना चाहिए कि हमें इन दोनों ममालिक में से किसी एक ममालिक के साथ भी खराब नहीं करनी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि चाइना बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो इस वक्त फुल कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर है। जैसे कि इस वक्त मौजूदा अगर देखा जाए तो अमेरिका एक बहुत अच्छी सुपर पावर है, इस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सुपर पावर है। लेकिन अगर आने वाले वक्तों का हम अंदाज़ा लगाएं तो वो चाइना को हम एज ए नेक्स्ट सुपर पावर कंट्री देख सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को कॉशियस रहना चाहिए और पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम भी एक दिन उसी सुपर पावर के अंदर जाकर खड़े हो सकें। पाकिस्तान को सुपर पावर बनना चाहिए, बेशक ऐसा ही है। ट्रेड हासिल हो, असला हासिल हो, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये आखिरी हम अपना शो इख्तिताम पजीर करते हुए मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि CPEC की जो इतना बात है, CPEC का इतना चर्चा है, उसकी क्या अहमियत है सबसे ज्यादा और उसकी नेवी का क्या रोल है इसमें, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ हम सबको समझ लेनी चाहिए कि देखें चाइना को इंडियन ओशन की जो एक्सेस दे रहा है वो CPEC है। अब कहा जाता है कि CPEC जो है वो सिर्फ लिटमस टेस्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए। असल में यहाँ तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जिसका हिस्सा CPEC भी है। आप सिक्योरिटी कर आपने सवाल किया, बात यह है देखिए पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इंडिया US का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
अब यूएस जो है पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे, ताकि चाइना जो है उभर के अमेरिका के अगेंस्ट ना खड़ा हो जाए। तो इसकी बिना पर जो है अमेरिका चाइना इंडिया को मिलिट्री भी देगा, इकोनॉमिकल भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। अब इसकी बिना पर, इसके जवाब में चाइना ने पाकिस्तान को रिसेंटली जो है 8 सबमरीन्स दिए, S-20 उनका नाम है, और उसके बाद 4 शिप्स दिए F-22P पाकिस्तान की नेवी गवादर की डिफेंड के लिए, जो जिनकी मैरी नजरें हैं, जो उस गवादर पोर्ट की तरफ देख रहे हैं आंख उठा के, उसके दिफा के लिए वहां पे 24 घंटे मौजूद रहेंगी। और मेरी जाती राय इस बारे में देखें कि सिक्योरिटी एजेंसी होनी चाहिए इस मामले में। इस सारी देखिए, आप हर जगह जो है नेवी को, आर्मी को आप नहीं घुसा सकते, हर जगह वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकती। एक सिक्योरिटी एजेंसी होनी चाहिए इसके लिए सेपरेट, जिसका काम ही सिर्फ ये हो कि उस चीज को डिफेंड करे, क्योंकि ये कोई छोटा बच्चों वाला कोई खिलौना नहीं है सीपैक जो आपने बस ले लिया और आपने बस ठीक है आपने ध्यान छोड़ दिया आर्मी के। ऐसे कोई सेपरेट एक चीज होनी चाहिए जो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखे इस चीज का। आगे मजीद अपनी बात करूंगा। देखें 60% जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइना से आ रहा है, तो चाइना एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है सीपैक में। बेशक आपने हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी कि उनको बनवाना चाहिए ऐसा कुछ, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे शो में शामिल होने के लिए। अब सवाल ये है कि आने वाले 100 सालों में कौन सी ऐसी सुपर पावर होगी जिसमें अपना सुपीरियर होने का किरदार अदा करेगी। क्या पाकिस्तान इस काबिल बन सकेगी कि वो इस जगह को, इस हित्ते को उसमें अपनी जगह मनवा ले? क्या वो इस तरह इतने कैपेबल वो हो सकेंगे? हमने आज इंडो पैसिफिक की अहमियत पर, उसकी चाइना की स्ट्रेटजी पर, उसके जो इंडो पैसिफिक के जो हित्ते हैं और जो उसके स्ट्रेटजीज हैं, उनकी जो चोक पॉइंट्स हैं, उनके जो स्ट्रेट्स हैं, उनके बारे में सारी आज गुफ्तगू की, और हमें बहुत अच्छा लगा आपको बुलाकर। और इसी के साथ हम अपने शो को इख्तिताम करते हैं। आपसे कल मुलाकात दोबारा होगी। अल्लाह हाफ़िज़।